तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं इस वीडियो में टूल्स एंड टेक्निक्स का। इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल्स एंड चेकलिस्ट, cumulative रिकॉर्ड, सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक, अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। तो ये सारे क्या हैं? टूल्स ऑफ इवेल्युएशन है या टूल्स ऑफ असेसमेंट आप इनको कह सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन क्या होते हैं? जिन टूल्स का यूज करके इवेल्युएशन को प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है वो सारे होते हैं टूल्स। ठीक है, यानी कि माध्यम इवेल्युएशन का। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं? ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्युमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो a set of value to judge or assess the worth of a praise to determine the unique member of the range of a function corresponding to a given member of its domain is said to be observation। तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? बच्चों को जज करता है और असेस करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जज करना या असेस करना जिससे यूनिक नंबर्स हैं जो वो डिटरमाइन हो सके और उसके बेसिस पे अप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में सब क्लास में कोई चीजें पढ़ाई जा रही है तो टीचर का क्या काम है कि वो बच्चों को साथ साथ ऑब्जर्व भी करेगा कि जो वो बच्चे कितना ध्यान दे रहे हैं या कितने ध्यान से उसको सुन रहे हैं या कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या उसमें कितना रिस्पॉन्ड किया जा रहा है या जो समझाया जा रहा है उसमें उनका आउटपुट कितना, जो उनका इनपुट कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर आता है। So evaluation tool can be useful to ensure the project which has clear aim and objective from the outset. It provide information on the outcome of an event along with suggestion for improvement। ठीक है, तो जो इवेंट चल रहा है तो ये उसके जो आउटकम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ सजेशन भी देता है इम्प्रूवमेंट के लिए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ऑब्जर्वेशन स्किल की, इससे ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव होती है। ठीक है, एक मतलब मेन इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए होती है। क्लास में कुछ भी अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना जरूरी है कि किस बेसिस पे आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे क्लास में आप सब बच्चों को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए और जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा आप उस चीज ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो साथ साथ आपका ऑब्जर्वेशन भी अच्छे से होगा। ठीक है, इम्प्रूव स्किल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। और इन्हांस अवेयरनेस इन्हांस होती है क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइम पे अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। जब तक आप अवेयर नहीं हो जब तक आप ऑब्जर्व कर नहीं सकते कि क्लासरूम में बच्चे कितने बच्चे किस एक्सटेंट तक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या कितना वो उस चीज को समझ पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? इवेंट रिकॉर्डिंग, जैसे कुछ हुआ, मतलब कोई इवेंट हुआ, जो कुछ भी इवेंट चल रहा है क्लास में उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, टाइम सैम्पलिंग लेना, टाइम के साथ साथ सैंपल लेना, कुछ यूनिट टेस्ट टाइप या कुछ ओरल टेस्ट टाइप या कुछ टाइप से कुछ सैम्पलिंग कलेक्ट करना। चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल, एक चेकलिस्ट बनाना या रेटिंग स्केल से रेटिंग देना बच्चों को। ठीक है, कोडेड ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना, एक कोडिंग होती है ऑब्जर्वेशन की कि उस कि कितना बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, कितना टीचर ने पढ़ाया, फिर ये सारे एक कोडिंग होती है एक तरीके से, तो वो नोट की जाती है, वो उसे कोडेड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट टूल तो इंटरव्यू का देखते हैं। इंटरव्यूज आर द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन। ठीक है, तो इंटरव्यू क्या होता है? हमेशा दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन होता है। एक तो कौन होता है? इन्विजिलेटर, जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, और एक रिस्पोंडेंट जो है इंटरव्यू। ठीक है, इन विच क्वेश्चन आर आस्क्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, interviewing is a fundamental methodology for both quantitative and qualitative social research and evaluation।
तो जो ये इंटरव्यू है एक फंडामेंटल मेथोडोलॉजी है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, ठीक है। Interview seeks to collect data and narrative information in order to better understand the respondents' unique perspective, opinion and world views. तो इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है कि इंटरव्यू क्यों किए जाते हैं, कि जिससे डेटा कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, ताकि जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, यानी कि इंटरव्यूई है, उसको उसके यूनिक पर्सपेक्टिव को समझा जा सके, उसके ओपिनियन को समझा जा सके और उसके वर्ल्ड व्यूज को समझा जा सके, ठीक है। इसीलिए ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए इंटरव्यूज को किया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू, एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू के कितने टाइप्स होते हैं? इनफॉर्मल कन्वर्सेशन इंटरव्यू, ठीक है, तो ये जो एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन होती है जिसे इसको भी इंटरव्यू कहा जा सकता है, ठीक है। इंटरव्यू गाइड अप्रोच के थ्रू हम ले सकते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू, एक ओपन एंडेड इंटरव्यू होता है, ठीक है। ओपन एंडेड में जिसमें यस और नो में आंसर करना होता है वो होता है, और इंटरव्यू गाइड में वो प्रॉपर जो फॉर्मल इंटरव्यू होता है उसको कहते हैं ये, और इनफॉर्मल में जो इनफॉर्मल वे में लिया जाता है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसके। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इवेलुएटिंग प्रोग्राम दैट आर एम्ड एट इंडिविजुअलाइज्ड आउटकम, ठीक है। तो इवेलुएट करना उस प्रोग्राम को जिसका मेन एम क्या था, इंडिविजुअलाइज्ड आउटकम, ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल के आउटकम से रिलेटेड जो एम थे उस प्रोग्राम को इवेलुएट करना। कैप्चरिंग एंड डिस्क्राइबिंग प्रोग्राम प्रोसेस, ठीक है, कैप्चर करना और डिस्क्राइब करना प्रोग्राम के प्रोसेस को, ठीक है। Exploring individual differences between participants' experiences and outcome, तो एक्सप्लोर करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस है और क्या आउटकम्स आ रहे हैं उनमें, ठीक है। इवेलुएटिंग प्रोग्राम दैट आर सीन एज डायनामिक और इवॉल्विंग, इवेलुएट करना प्रोग्राम को जो कि डायनामिक है और इवॉल्विंग है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम टू इट्स पार्टिसिपेंट्स, तो अंडरस्टैंड करवाना मीनिंग को, जो प्रोग्राम का मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करवाना उसके पार्टिसिपेंट्स को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उस प्रोग्राम का मीनिंग समझ में आ सके, ठीक है। डॉक्यूमेंटिंग वेरिएशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एट डिफरेंट साइट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करना जो प्रोग्राम के वेरिएशंस हैं उसको डॉक्यूमेंट करना और इम्प्लीमेंट करना डिफरेंट साइट ऑफ दैट प्रोग्राम, ठीक है। अब है क्वेश्चनेयर। A questionnaire is a research instrument consisting a series of questions and other prompts for the purpose of gathering information from respondent, ठीक है। तो क्वेश्चनेयर क्या है, एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को लिया जाता है जिसका मेन पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करना फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। In other words, it is a set of printed or written question with choice of answer devised for the purpose of survey or statistical studies. तो इनको क्या कहा जा सकता है कि प्रिंटेड या रिटन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चॉइस ऑफ आंसर्स के साथ, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जिसका पर्पस होता है कोई सर्वे करना या स्टैटिस्टिकल स्टडी करना। तो इसके टाइप्स भी देख लो, दो टाइप्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, ठीक है। रूल्स देख लेते हैं क्वेश्चनेयर के, रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल्स है यूज स्टेटमेंट विच आर इंटरप्रेटेड इन द सेम वे बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट सब पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट्स हमको यूज करनी चाहिए या बनानी चाहिए तो उस सेम वे में बनानी चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो जिस पॉपुलेशन का हम सर्वे करने वाले हैं, ठीक है, या जिन लोगों का क्वेश्चनेयर जिनसे हम उसको फिल करवाने वाले हैं, तो उनके उस पॉपुलेशन के इंटरेस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए वो, ठीक है। use statement where person second है use statement where person have different opinion or traits will give different answer, तो इस तरीके की स्टेटमेंट को यूज करना चाहिए जहाँ पे जो लोग हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस हों और डिफरेंट ट्रेड्स हों, ठीक है, ताकि जो आंसर आए वो डिफरेंट डिफरेंट आ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक ऑफ हैविंग एन ओपन आंसर कैटेगरी आफ्टर अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर, तो जो भी एक ओपन आंसर कैटेगरी होनी चाहिए, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, जितने भी पॉसिबल आंसर होंगे उसका हमें एक ओपन आंसर कैटेगरी बनानी चाहिए, ठीक है। लाइक 3-4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है,
यूज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन पर आइटम, ठीक है। तो हमेशा वन एस्पेक्ट ऑफ को यूज करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट होता है पर आइटम का। पर आइटम पे जो जितने भी इंटरेस्टेड आंसर होंगे वो कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड अवॉइड नेगेटिव और डबल नेगेटिव। जितने भी आप क्वेश्चनर में क्वेश्चन पूछ रहे हो या स्टेटमेंट लिख रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव यूज करने चाहिए और अवॉइड करना चाहिए नेगेटिव को या डबल नेगेटिव को, ठीक है। डू नॉट मेक अजम्पशन अबाउट द रिस्पोंडेंट्स, और जितने भी रिस्पोंडेंट्स है उसके बारे में अजम्पशन नहीं बना के लिखनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग स्केल देख लेते हैं। रेटिंग स्केल इज अ मेथड दैट रिक्वायर द रेट टू असाइन वैल्यू समटाइम न्यूमेरिक टू द रेटेड ऑब्जेक्ट एज मेजर ऑफ सम रिलेटेड एट्रीब्यूट। तो रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, नंबर्स असाइन किए जाते हैं, एक वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है, बच्चों के। रेटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर असेसिंग द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स टीचिंग एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रेटिंग टेक्निक का यूज कहाँ पे किया जाता है, असेस करने के लिए, जो स्टूडेंट का एटीट्यूड है उसको असेस करने के लिए टुवर्ड्स जो सब्जेक्ट है या फिर टीचिंग है उसमें, ठीक है। रेटिंग स्केल्स अलाउ टीचर टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ बिहेवियर। तो रेटिंग स्केल क्या करता है, अलाउ करता है कि वो डिग्री ऑफ बिहेवियर बच्चों को दे सके, स्किल एंड स्ट्रेटेजी डिस्प्लेड बाय द लर्नर। तो जो स्किल या स्ट्रेटेजी डिस्प्ले की जा रही है बच्चों थ्रू बाय द लर्नर, उसको इंडिकेट उसको रेटिंग स्केल दे सके, या उसको एक रेटिंग या न्यूमेरिक प्रोवाइड कर सके नंबर, ठीक है, या एक डिग्री प्रोवाइड कर सके। एडवांटेजेस क्या है रेटिंग स्केल्स के, it provide a method to compare different object, people or thing in structured fashion। जिस स्ट्रक्चर्ड फैशन क्या होता है, जैसे मान लो क्लासरूम है तो उस क्लासरूम में क्या कर सकता है, एक टीचर क्या कर सकता है, कंपेयर कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट स्टूडेंट्स को, या डिफरेंट थिंग्स को, या उनकी क्वालिटीज को, ठीक है। इट वर्क एज जनरल सिस्टम, ये क्या करता है, एक जनरल सिस्टम की तरह काम करता है। देयरफॉर अप्रेजल एंड असेसमेंट कैन बी क्रिएटेड फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग बाय ऑल्टरिंग अ रेटिंग स्केल स्लाइटली, ठीक है। तो एक जनरल सिस्टम है, इसके बेसिस पे अप्रेजल या असेसमेंट्स को किया जा सकता है। जैसे मान लो अप्रेजल कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, या सिलेक्शन जो होता है बच्चों का वो सब इसके बेसिस पे किया जा सकता है। तो एक जनरल सिस्टम की तरह ये काम करता है, ठीक है। रेटिंग स्केल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय टू बी ग्रेडेड फेयरली। तो रेटिंग स्केल क्या कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि जो एम्प्लॉयज हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको फेयरली ग्रेड दिया जा सके, ठीक है। इट इज यूजफुल टू जज एवरीवन ओवर अ स्टैंडर्ड स्केल। तो ये क्या है, सबको जज करने के लिए, हर किसी को जज करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल पे जज करने के लिए यूजफुल है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। लिमिटेड रिलायबिलिटी, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, इसमें बायसनेस होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। इट मे बी सब्सटेंशियल वेरिएशन अमंग इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एक वेरिएशन होता है, तो रेटिंग स्केल में को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में पाए जाते हैं, इसीलिए। डू नॉट असेस सोर्सेस ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स को तो ये असेस कर रहा है लेकिन उसके सोर्सेस को असेस नहीं करता है, ठीक है, कि क्यों बच्चे के एग्जाम्स में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर क्यों बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसके सोर्सेस को नहीं असेस करता। इट इज नॉट सुटेबल फॉर सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट प्लानिंग। जो सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट प्लानिंग है उसके लिए इसको सुटेबल नहीं माना जाता है, ठीक है। अब है चेकलिस्ट, ठीक है। A checklist is a type of informational job aid used to reduce failure by compensating the potential limit of human memory and attention। तो ह्यूमन मेमोरी और अटेंशन क्या होता है, एक लिमिटेड हो, पोटेंशियल लिमिट होती है उसकी, ठीक है, या लिमिटेड आप इसको कह सकते हैं। तो हर चीज हम इसमें याद नहीं रख सकते कि हर चीज मतलब मेंटली या मेमोरी में सब कुछ फीड हो सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस इन कैरिंग आउट अ टास्क। जैसे अगर आपको कोई टास्क कैरी करना है, ठीक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी और कंप्लीटनेस में ये हेल्प करती है। जैसे मान लो कोई टास्क होना है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होनी है, वो सारी चीजें याद में नहीं रख सकते कि सब कुछ मेमोरी में फीड हो जाए। तो उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, जैसे उसमें स्टेप्स लिख दिए कि इसके बाद ये टास्क होना है, इसके बाद ये टास्क होना है। तो उसको उस चेकलिस्ट को टिक कर करके हम वो काम कर सकते हैं।
तो उसके लिए ये बनाई जाती है, उसमें ये हेल्प करती है और उसकी कंसिस्टेंसी को इंश्योर करती है, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज फॉर इवेल्युएशन इंटरेस्ट एटीट्यूड वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये टेक्निक क्या करती है, जो बच्चों का एटीट्यूड इंटरेस्ट और इवेल्युएशन क्या क्या कैसे कैसे असेस करना है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। इट इंक्लूड स्टेटमेंट्स ऑफ येस एंड नो टाइप। इसमें कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है जैसे येस नो टाइप के, ठीक है। ईच स्टेटमेंट ऑफ द चेकलिस्ट इवेलुएट्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं चेकलिस्ट की वो इवेलुएट करती हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग को, ठीक है। इसके यूजेस देख लेते हैं। Checklist could be used by the teachers in preparing lesson like checklist for project based learning। तो checklist कौन यूज कर सकता है, टीचर कर सकता है, ठीक है, जो उनको लेसन प्रिपेयर करने में कि किस तरीके से लेसन में पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ाए जाएंगे, क्या सब टॉपिक्स होंगे, उस तरीके से वो चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकता है टीचर। नेक्स्ट है checklist could be used by principal and teachers in preparing for faculty or team। तो टीचर, प्रिंसिपल और पूरे जो उनकी फैकल्टी टीम है वो सब चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट कुड बी यूज टू इंक्रीज इन्फ्लुएंस यूजिंग द एलिमेंट कंटेंट इन द सक्सेस। जो भी सक्सेस में एलिमेंट कंटेंट किए जाते हैं उसकी इन्फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए चेकलिस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। Checklist could be used in developing in both long range, यहाँ पे देखो both long range and short term professional learning plans, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म लर्निंग प्लान्स होते हैं या फिर जो लॉन्ग रन लर्निंग प्लान्स होते हैं, मान लो स्कूल का पूरा लॉन्ग टर्म के जो उनके प्लान्स होंगे या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें भी ये काम आती है। और जो हमारे शॉर्ट टर्म एकेडमिक प्लान्स होते हैं, हम लोग 1 ईयर का एकेडमिक प्लान्स हो गया या फिर कुछ मिड टर्म या डिवाइड करके सेमेस्टर वाइज भी करते हैं, तो उसमें भी ये यूजफुल है काफी। इट एंगेज ऑल द टीचर्स इन लर्निंग नॉट जस्ट वॉलंटियर्स। तो ये क्या करता है, टीचर्स को भी इंगेज करके रखता है वॉलंटियर्स के साथ साथ, ठीक है। इट फोकसेस ऑन प्रायोरिटी एरिया of student learning based on various sources of evidence including but not limited to standardized text। तो इसका जो मेन फोकस होता है चेकलिस्ट का, वो सारे प्रायोरिटी एरिया जो है स्टूडेंट लर्निंग के उस पे फोकस्ड होता है, ना कि सिर्फ कि एविडेंस या फिर कोई लिमिटेड टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट के, मान लो मिड टर्म टेस्ट हो गए या फाइनल टेस्ट हो गए, सिर्फ इतने पे बेस्ड नहीं होता, जितने भी प्रायोरिटी एरिया हैं उन सब के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है cumulative records। Cumulative record is the compilation of information maintained in the school for the student। ठीक है, तो ये क्या है, compilation of information maintained in school। जो भी स्कूल के अंदर इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखी जाती है स्टूडेंट्स की, उसको ही cumulative record कहा जा सकता है, ठीक है। It contains factual, objective and professional information regarding a student academic process, midterm and final marks, adaptation and attendance। तो इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल को, ठीक है। जैसे कि उसकी अकेडमिक प्रोसेस क्या है एक स्टूडेंट की, ठीक है, उसके मिड टर्म के प्रोसेस, इसके मिड टर्म के मार्क्स कितने हैं, फाइनल मार्क्स कितने हैं, ठीक है, या उसकी अडेप्टेशन क्या क्या है, या अटेंडेंस कितनी है, वो सारी चीजें इसमें मेंटेन करके रखी जाती है, उसे क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। तो जोन्स ने एक डेफिनेशन भी दी है, वो डेफिनेशन देख लो। A cumulative record is a permanent record of student which is kept up to date by the school. It is his educational history with information about his school achievement, attendance, health, test scores and similar pertinent data। ठीक है, तो जो क्या होता है cumulative record क्या है, एक permanent record होता है जो कि up to date रखा जाता है by the school staff और teachers, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री आ गई, उसकी इन्फॉर्मेशन जो स्कूल अचीवमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो आ गई, अटेंडेंस आ गई, हेल्थ आ गया, ये टेस्ट में उसके क्या स्कोर थे वो सब उसमें आ जाता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द क्युमुलेटिव रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द प्यूपिल और स्टूडेंट। तो क्युमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड है अबाउट द प्यूपिल और स्टूडेंट। It presents a complete picture about the educational progress of the pupil, his past achievement and present standings। तो ये क्या है, एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है बच्चे के एजुकेशनल प्रोग्रेस की कि उसके पास्ट अचीवमेंट क्या थे और उसकी प्रेजेंट स्टैंडिंग्स क्या है। नेक्स्ट है, इट इज comprehensive in the sense that it contains all information about the pupil's attendance, test score, health etc। तो ये comprehensive होता है in nature, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन एक प्यूपिल की या एक स्टूडेंट की मिल जाती है आपको, उसकी अटेंडेंस से लेके उसके स्कोर या उसकी हेल्थ सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है,
It is continuous in the sense that it contains information about the pupil from the time he enters in preschool education or kindergarten system till he leaves the school. तो ये कॉन्टिन्यूस को इसको कहा जाता है, ये कॉन्टिन्यूस नेचर है इसका, क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक पीपल की लिखी जाती है। जब मान लो कोई बच्चा किंडरगार्टन में या प्री स्कूल में एंटर हुआ और जब तक वो बच्चा उस स्कूल में है या जब तक वो स्कूल को नहीं छोड़ देता तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स में मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल इज नॉट एंटर्ड इन द CRC बट केप्ट इन द सेपरेट फाइल। तो जो क्युमुलेटिव रिकॉर्ड है उसमें जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की वो नहीं लिखी जाती, उसका एक सेपरेट फाइल बनाई जाती है, उसके रिकॉर्ड्स अलग रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज मेंटेन्ड अप टू डेट whenever any new information is obtained about the pupil it is entered in the card। तो ये हमेशा अप टू डेट रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। कोई भी जब न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें ऐड किया जाता है, इसको उसके कार्ड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, it contains only those information which are authenticated, reliable, pertinent, objective and useful। तो इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो कि ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, पर्टिनेंट हो, ऑब्जेक्टिव हो या यूजफुल हो। ठीक है, बाकी फालतू की इंफॉर्मेशन को नहीं रखा जाता है इसमें। सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इज अ प्रोसेस वेयर अ पर्सन असेस his her own weakness and strength and also evaluate their performance based on certain parameters। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जो पर्सन है या स्टूडेंट है वो खुद अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को इवेलुएट करता है। ठीक है, जो भी सर्टेन पैरामीटर के बेस पे जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करता है और अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को फाइंड करता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इनेबल्स देम टू टेक नेसेसरी एक्शन एंड करेक्टिव मेजर एज पर द पेस और स्टडी मेथोडोलॉजी। तो सेल्फ असेसमेंट क्या करता है? स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि वो नेसेसरी एक्शंस ले सकें और करेक्टिव मेजर ला सके अपनी पेस में या अपनी स्टडी मेथोडोलॉजी में। ठीक है, to know the preparedness for a particular subject or examination you can take a mock test and assess yourself by evaluating your answer। तो इसमें क्या करता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपेयरनेस को अगर बच्चा चेक करना चाहता है तो क्या कर सकता है? एक मॉक टेस्ट ले सकता है और अपने आंसर्स को चेक कर सकता है आंसर सेट के साथ। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट हेल्प यू इन टेस्टिंग योर नॉलेज एंड प्रिपेयरनेस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक एंड इज की टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ असेसमेंट क्या करता है? हेल्प करता है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अपनी प्रिपेयरनेस को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और उसमें ये हेल्प करता है अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने के लिए भी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस देख लो। You can know your strength and weakness, goal, interest, values and more and work towards improving them। ठीक है, तो इससे स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चल जाती है, गोल, इंटरेस्ट, वैल्यूज ये सारी चीजें पता करने में हेल्प करता है और उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑन स्किल्स रिक्वायर्ड एंड हेंस इनेबल यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। तो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है और इनेबल करता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर कोर्स में आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है क्विकली। ठीक है, थर्ड है it helps you to identify any mistake in your course of action so that the mistake is avoided further। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है कोर्स में या कुछ भी हुआ है तो उसको फाइंड करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उस मिस्टेक को आगे फर्दर अवॉइड किया जा सके उसमें हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स यू टू नो वेदर द टारगेट गोल इज अचीव्ड और नॉट। तो जो टारगेट गोल था वो किस एक्सटेंट तक अचीव हुआ है या अचीव हुआ भी है नहीं, उसको जानने में हेल्प करता है, उसका पता लगाता है। एंड व्हाट वैल्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड टू अचीव द गोल। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करनी है ताकि अचीव किया जा सके गोल को, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, बैक सो feedback is the information sent to an individual or group about the prior behavior so that the entity may adjust its current behavior and future behavior to achieve the desired result। ठीक है, तो फीडबैक क्या है? एक इंफॉर्मेशन होती है जो एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को भेजी जाती है उनके प्रायर बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो एंटिटी है या एक इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है? अपने करंट और फ्यूचर बिहेवियर को
एडजस्ट कर सकता है ताकि जो डिजायर रिजल्ट है वो अचीव कर सके, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और एजुकेशन है उसका एक एसेंशियल पार्ट है ये। इट हेल्प्स लर्नर टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। तो ये क्या करता है, लर्नर को हेल्प करता है कि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके डिफरेंट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के, ठीक है। रेज देयर अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस को बढ़ा सके, ठीक है। एंड एरियाज एंड स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जो भी उनके स्ट्रेंथ के और एरिया इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं उसको बढ़ा सके, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई कर सके एक्शन टू बी टेकन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो भी आइडेंटिफाई कर सके उन एक्शंस को जो उनकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो फीडबैक जो होते हैं वो किस तरीके के फीडबैक होते हैं, मतलब क्या टाइप्स होते हैं उनके, जैसे अप्रिसिएशन हो गया, से बैक हो गया, या किसी ने आपको सामने से कुछ बोला है, ठीक है। लिंक टू रिसोर्स, जो रिसोर्स है उससे लिंक करना, क्वेश्चंस पूछना, प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, फैसिलिटेटर कनेक्टिंग लर्नर्स हो गया, प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट। तो ये सारे टाइप्स हैं फीडबैक के, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस देख लो। फीडबैक इज ऑलवेज देयर, तो फीडबैक क्या है, हमेशा होता है, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका फीडबैक होगा ही होगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो फीडबैक इज इफेक्टिव लिसनिंग, फीडबैक को क्या होता है कि इफेक्टिव लिसनिंग, जब आप सामने वाले से सुनते हो इफेक्टिवली, ठीक है। अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप उसको इफेक्टिवली सुनोगे, ठीक है, और उस पर काम करोगे, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, ठीक है। फीडबैक कैन मोटिवेट, फीडबैक क्या कर सकता है, मोटिवेट भी करता है और मोस्टली डिमोटिवेट भी करता है। अगर आपको अच्छा फीडबैक मिल रहा है तो आप मोटिवेट होगे, ठीक है। अगर फीडबैक खराब है तो कुछ बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, पर इसमें अगर आपको कुछ खराब फीडबैक आ भी रहा है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है, ठीक है। फीडबैक कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकता है फीडबैक, अगर सामने से हमें फीडबैक मिल रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। फीडबैक इज अ टूल फॉर कॉन्टिन्यूड लर्निंग, फीडबैक क्या है, जो कॉन्टिन्यूड लर्निंग है उसका एक टूल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आओ। अब है अचीवमेंट टेस्ट। An achievement test measure how an individual has learned over time and what individual has learned by analyzing his present performance, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या करता है, ये पता लगाता है कि एक इंडिविजुअल ने कितना लर्न किया है टाइम के साथ साथ, ठीक है, और वो कैसे एनालाइज करेगा अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो इट ऑल्सो मेजर हाउ अ पर्सन अंडरस्टैंड एंड मास्टर अ पर्टिकुलर नॉलेज एरिया एट द प्रेजेंट टाइम। तो ये भी मेजर करता है कि कैसे जो मतलब प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो पर्टिकुलर नॉलेज के एरिया हैं, ठीक है, उसको जो पर्सन है या स्टूडेंट है वो कितना उसको समझ रहा है या कितना उस चीज को मास्टर कर पा रहा है, ये सारी चीजें मेजर करता है, ठीक है। With this test, you can analyze just how quick and precise an individual is in performing the task and they consider an accomplishment. तो इससे ये इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो कितना क्विकली और कितना प्रिसाइजली एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। An achievement test is an excellent choice to analyze and evaluate the academic performance of an individual. तो जो एक एक्सीलेंट चॉइस माना जाता है अचीवमेंट टेस्ट को, क्योंकि ये क्या करता है, एनालाइज करता है और इवेलुएट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल की, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, एवरी स्कूल रिक्वायर इट्स स्टूडेंट टू शो देयर प्रोफिशिएंसी इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि हर मतलब देखा जाए तो हर स्कूल में क्या होता है कि एक स्टूडेंट को शो करनी पड़ती है अपनी प्रोफिशिएंसी इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूजेस देख लेते हैं, यूज कहाँ होता है। हम मान लो जैसे असाइनमेंट ऑफ ग्रेड, अब ग्रेड असाइन करने हैं तो किस बेसिस पे करेंगे, एक टेस्ट तो होगा ही ना, उसके बेसिस पे ही तो ग्रेड दी जाएंगी, तो अचीवमेंट टेस्ट वहाँ पे उसमें हेल्प करता है, ठीक है। प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है तो किस बेसिस पे करेंगे, मार्क्स के बेसिस पे करेंगे, मार्क्स कैसे आएंगे, टेस्ट के बेसिस पे आएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल का क्लासिफिकेशन करना है, टॉपर्स को अलग करना है, जो आपके जो मीडियम चाहे मतलब नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको अलग करना है, कैसे करेंगे, एक टेस्ट के बेसिस पे ही करेंगे, कैसे पता कैसे लगेगा, इसी बेस टेस्ट से ही तो पता लगेगा ये सारी चीजें का। काउंसलिंग देनी है या रेमेडियल टीचिंग देनी है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको रेमेडियल टीचिंग की रिक्वायर्ड है, तो वीक स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई होंगे, एक टेस्ट के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ठीक है। वोकेशनल गाइडेंस देनी है तो उसको भी टेस्ट, उसके लिए भी एक टेस्ट रिक्वायर्ड है,
ठीक है। मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग सिचुएशन, अब आपकी लर्निंग सिचुएशन कितनी इफेक्टिव है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक टेस्ट होगा, तभी तो ये सारी चीजें पता चल पाएंगी उसकी इफेक्टिवनेस का। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन करना है, वो भी किस बेसिस पे होगा, एक टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो सारा अचीवमेंट टेस्ट, इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, जो कि एक कंपलसरी है, जो आपका मिड टर्म का टेस्ट हो गया या फाइनल टेस्ट हो गया या यूनिट टेस्ट हो गया, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट के पार्ट हैं। ठीक है। देखते हैं, जो दो टेस्ट जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देखते हैं। Objective type of test refers the answer to each question. It tests the real knowledge of the student. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं कि एक आंसर होता है, हर क्वेश्चन का एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, रियल नॉलेज को टेस्ट करता है जो स्टूडेंट्स की है। अब मान लो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि बच्चे कुछ भी बना बना के अपनी इमेजिनेशन, अपनी एक्सप्लेनेशन, अपनी थिंकिंग सब लिख देते हैं उसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, रियल नॉलेज को लिखा जाता है, यानी कि जो आंसर है करेक्ट उसी आंसर को लिखा जाएगा, फालतू की चीजें उसमें नहीं आती। ठीक है, वन वर्ड के मोस्टली वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर होता है इसका। ठीक है। It does not allow the personal like and dislike of the examiner. तो ये इसमें एग्जामिनर की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को अलाउ नहीं किया जाता। Those tests were introduced to remove all their shortcoming of other tests. तो इस तरीके के टेस्ट क्यों लाए गए थे, जो दूसरे टेस्ट में शॉर्टकमिंग्स आती हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो द क्वेश्चन और आइटम ऑफ दीज टेस्ट एडमिट ओनली वन आंसर, तो इसके जो आंसर होंगे वो हमेशा एक आंसर होगा, वन आंसर यानी वन वर्ड का होगा मोस्टली, या वन लाइन का होगा। ठीक है। देयर इज नो रूम फॉर वैग्यूनेस इन द क्वेश्चन सेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, तो जो वैग्यूनेस यानी कि अस्पष्टता, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी क्लियर होता है क्वेश्चन, तो इसमें किसी भी तरह का वैग्यूनेस नहीं होता है। ठीक है, काफी क्लियरली इसको मेंशन किया जाता है। द इवेलुएटर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्कोरिंग की सो दैट देयर इज नो चांस फॉर एरर इन इवेलुएशन। तो जो इवेलुएटर होता है उसको भी एक स्कोरिंग की दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि जो एरर के चांसेस होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, दिस एस्पेक्ट मेक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैविंग ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी। तो इसी वजह से क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, वो ज्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी अदर टेस्ट। इसके टाइप्स देखिए किस तरीके के होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला है रिकॉल टाइप टेस्ट। रिकॉल टाइप में आ गया सिंपल रिकॉल और कंप्लीशन टाइप, जैसे कुछ रिकॉल किया आपको, जैसे कुछ रिकॉल टाइप टेस्ट होते हैं ना, जैसे बचपन में आता था कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल रिकॉल हो गया। कंप्लीशन, कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस टाइप हो गया। ठीक है। रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट में आ गया मल्टीपल चॉइस में, चार क्वेश्चन, चार आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपने कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो राइट होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है एक को। ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप हो गया। मैचिंग टाइप, कुछ फिगर्स दे दी उसको या कुछ वर्ड्स ऐसे दे दिए, कुछ सेंटेंसेस दे दी जिनको आपस में मैच करना था, क्लासिफिकेशन करना है जिनको, एनालॉजी करना है। ठीक है, उस टाइप के टेस्ट इसमें आ जाते हैं। अब ये लास्ट है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, इसको एसे टाइप टेस्ट भी बोलते हैं। एसे टाइप टेस्ट आर ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। ठीक है, तो जो एसे टाइप टेस्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। दे हैव लेंदी आंसर, तो इनके आंसर जो होंगे वो लेंदी होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में वन वर्ड का था या मतलब शॉर्ट क्वेश्चन से, शॉर्ट आंसर से, सॉरी, तो इसमें लेंदी आंसर्स होते हैं। In this type of test, the student feel comparatively free to write their answer as per their whims. तो इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो कंपैरेटिवली फ्री होता है कि अपने whims के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकता है। Sometime it is seen that student write their answer quite lengthy. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा लंबा इसको लिख देते हैं। ठीक है, they go on writing upon pages, वो लिखते जाते हैं पेजेस पे, मतलब जितने पेजेस हो रहे हैं लिखते जाओ। ठीक है, when the examiner assess them, he finds a challenging work for him. तो अब चैलेंजिंग वर्क किसके लिए हो जाता है, जो एग्जामिनर है, जो उस चीज को इवेलुएट कर रहा है, चेक कर रहा है, उसको ये इतने सारे पेजेस चेक करना, पूरा पढ़ना, वो थोड़ा सा उसके लिए एक चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। ही में लाइक और डिसलाइक द आंसर विच कैन नॉट बी चैलेंज। अब वो क्या कर सकता है, उसको लाइक भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है, तो इसमें वो कम्प्लीटली फ्री है।
टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऐसे टाइप आर डिस्क्राइब। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्क्राइब, डिस्कस, डिफाइन, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, कंपेयर, समराइज, इस तरीके के क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं इसमें। तो इसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है या सब्जेक्टिव टाइप है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी टू कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, आंसर लेंथी होंगे, तो कंस्ट्रक्ट करने में इजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए, ठीक है। हेल्पफुल इन मेजरिंग द हायर मेंटल एबिलिटी सच एज इमेजिनेशन एंड रीजनिंग। अब बच्चों की इमेजिनेशन और रीजनिंग या जो उनकी मेंटल एबिलिटीज हैं उसको मेजर करने में काफी हेल्पफुल है ये। इनकरेजेस बेटर एंड इंटर रिलेटेड स्टडी। इंटर रिलेटेड स्टडी और बेटर और इंटर रिलेटेड स्टडी को इनकरेज करता है, ठीक है। फैसिलिटेट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। अपनी लैंग्वेज में बच्चे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें और लेंथी आंसर लिखते हैं, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उनका, ठीक है। हेल्प द स्टूडेंट इन एक्वायरिंग द स्किल ऑफ राइटिंग। राइटिंग की स्किल एक्वायर करने में हेल्प होती है। There are varying degree of correctness in this type of test since there is no just right or wrong answers. Okay. तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि कोई भी एक फिक्स का आंसर नहीं होगा कि एक या राइट या रॉन्ग आंसर है, ठीक है। वैरिंग डिग्री ऑफ करेक्टनेस होता है कि बच्चा जो है अपनी मेंटल एबिलिटीज के लिए अकॉर्डिंग या अपनी रीजनिंग के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि राइट या रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। तो गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। तो ये क्या करता है, पीपल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। तो प्लीज if you like it then please like my video and subscribe my channel। कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो उसका नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। तो ये यूनिट 2 भी इसमें कंप्लीट हो गया है, तो यूनिट 3 के लिए अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।